बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम जनरल साइंस 1 की असाइनमेंट सोल्यूशन नंबर 2 और 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके टोटल मार्क्स जो है ना वो 20 हैं। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे इंशाल्लाह आपके 20 का 20 ही आएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17, हमारे पास 17 जनवरी। सबसे पहले चीज़ मेन ये है कि आपने MS वर्ड की फ़ाइल ही अपलोड करनी है, किसी और फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना। और आपकी ज़ीरो प्लेजरिज्म होनी चाहिए, कॉपी नहीं करना आपने स्टूडेंट्स का, और ना जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है हमें उन्होंने दिए हैं और उनके भी आगे पार्ट्स में डिवाइड कर दी गया। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से है। उन्होंने कहा है कि एदर यस और नो एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स हैं और हमने यस और नो के आंसर में उनको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर तो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, हमने उसके लिए फॉलोइंग जो वैलिड रीज़न होगा वो हमने प्रोवाइड करना है। 3 हमारे पास इसकी हैं और हर एक की जो नंबर होगा, ठीक है, हर स्टेटमेंट का जो नंबर होगा वो आपके पास ऑलमोस्ट 3 का होगा, ठीक है। यानी कि 3 3 और एंड वाले स्टेटमेंट के नंबर हैं 4, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट के नंबर उन्होंने बता दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए ताकि आप एम ना लिखो, थोड़ा सा खुद मेहनत करके लिखो, ठीक है। आपको चीज़ें बताऊंगा किस तरह से लिखना है और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा डिफरेंट हट के है, वो भी बताऊंगा और बहुत ही प्यारा सा सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। क्या कहते हैं कि 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अगर एलिमेंट एक ही है, ठीक है, तो उसमें चाहे जितने मर्जी एटम्स हो तो वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। एटम एलिमेंट जो है ना वो एक है, उसके अंदर जो एटम्स है वो क्या है, आइडेंटिकल है। यस इट्स ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने इसका लिखना है ना वो ये लिखना है, हाँ, यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। या आप लिख सकते हो कि यस आई एग्री विद दी अबाउट स्टेटमेंट, या आप लिख सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हैं जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद आपने इसकी हाँ तो भर ली, अब आपने इसके रीज़न देने हैं ये क्यों करेक्ट है। उसके बाद है कि अब रीज़न देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शंस है और मल्टीपल प्रोपोर्शंस है केमिस्ट्री के अंदर जो लॉज है उनके मुताबिक एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर, सेम एलिमेंट के अंदर, वो सेम ही होंगे तमाम हालात के अंदर, ठीक है। ये थ्योरी कहती है हमें केमिस्ट्री की, ठीक है, उसके मुताबिक। अब यहाँ पे देखें वैलिड रीज़न दिया है, ठीक है, खुद से बात नहीं छोड़नी, वैलिड रीज़न देना है, ठीक है। उसके बाद हम ये रीज़न दे सकते हैं कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड गिविंग देम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसकी वजह ये भी है कि इनके अंदर क्या होते हैं कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जो एलिमेंट होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि 2 एटम जो सेम एलिमेंट से हों वो आइडेंटिकल ही होते हैं। जस्ट इतना आप लिख सकते हो, इट्स इनफ। अगर आप इससे ज़्यादा लिखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट आपका जो रीज़न है, जो आपकी रीज़न्स है वो सॉलिड होने चाहिए, ठीक है। हमें खुद से बात नहीं छोड़नी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि रस्टिंग विल अक्कर फास्टर इन सी वाटर देन टैप वाटर। रस्टिंग का मतलब है, आप कह सकते हो कि जंग लगना, ठीक है, बेसिकली। तो ये अक्कर करती है यानी कि वाक़या होती है फास्टर इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर ये ज़्यादा जल्दी से होती है, जबकि टैप वाटर आप कह सकते हो जो ट्वेंटी वाला होता है, लाइक बाहर जो आप नल का या इस तरह से कुछ भी है वो वाटर, और उसकी निस्बत सी वाटर में ये ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो मैंने लिखा है यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आप अगेन लिख सकते हो कि यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट या दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। वाई। अब आपने करना क्या है, इसकी रीज़न देनी है, वैलिड रीज़न होनी चाहिए विद प्रूफ्स। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पहली रीज़न कुछ इस तरह से है कि द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स स्पेशली सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेसिकली सी वाटर के अंदर क्या मौजूद होता है, साल्ट, ठीक है। सी वाटर समुद्री पानी जिसमें नमकीन पानी होता है वो, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड बहुत हाई मिकदार में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंक्रीज़ कर देता है इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। एंड
अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है विच एक्सेलरेट द रस्टिंग प्रोसेस इन मेटल्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, ये मेटल्स की जो रस्टिंग प्रोसेस होता है, जो जंग लगने का प्रोसेस होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। एक तो वैलिड रीज़न बनता है ये, और दूसरा देख लेते हैं हम द हाईलाइटेड कंडक्टिविटी। द हाईलाइटेड कंडक्टिविटी अलाउज फॉर फास्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन रिएक्शन। ठीक है, कोरिजन बेसिकली यही होता है, इरोजन और कोरिजन। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली जो सतह होती है उसका ख़राब हो जाना, उसमें जो हाइटनड कनेक्टिविटी होती है, जो हाई कनेक्टिविटी होगी है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन रिएक्शन के अंदर वो तेज़ हो जाती है। जब ये तेज़ होती है तो उससे क्या होता है कि जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है मेटल्स का सी वाटर के अंदर, वो ज़्यादा तेज़ी से जाता है, जबकि टैप वाटर की निस्बत। तो ये दो वैलिड रीज़न है। पहला ये है कि उसकी सोडियम क्लोराइड हाई साल्ट्स पाया जाता है, दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ट्रांसफ़र होते हैं मेटल, उनकी तादाद यानी कि उनकी स्पीड में ज़्यादा इजाफा होता है, और वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं, इरेजन का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है, 4 नंबर की ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले है मास इज़ ऑलवेज कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखें, मास जो है वो क्या है, ऑलवेज कंजर्व किया जा रहा है, यानी कि कंजर्व होता है कब, जब एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो यस इट्स ट्रू। अभी इसकी वैलिड रीज़न आपको बताऊंगा। यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू वट है, क्यों है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको आइडिया होगा कि क्या है। इसके मुताबिक क्या है, द मास इज़ नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये लॉ हमें ये बताता है कि जो मास होता है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जो कंजर्व का यहाँ पर मतलब ये था कि आपका मास जो है ना वो बिल्कुल सेम रहता है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, उसको बनाया नहीं जाता। ठीक है, आप समझ आई ये क्यों कह रहे थे। तो यहाँ पे पूरा एक लॉ का जो है ना वो यहाँ पे प्रूफ दिया गया है, और वैलिड रीज़न बनती है इसकी। ठीक है, उसके बाद है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक और रीज़न ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो हमेशा जो प्रोडक्ट्स का टोटल मास होता है उनके इक्वल होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की ये आगे जो आती है इक्वेशंस उनके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है दिस प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री एंड इज सपोर्टेड बाय न्यूमरस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ये वाली लाइन आप छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज ये आप ऐड भी कर सकते हो। ये सपोर्ट कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कानून है उसको, कि ये जो कानून है ये बेसिक कंसेप्ट रखता है केमिस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट करता है। देखें, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहले आपने यही लिखना है कि यस दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, उसके बाद आपने वैलिड रीज़न देने। अब आपने सेम यही रीज़न नहीं देने, कोशिश करें कि इन रीज़न्स को चेंज करें अपनी वर्डिंग में और ऐड करें खुद से। ठीक है, 3 मार्क्स का है, और कम से कम आपकी वहाँ पे 3 लाइंस तो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपका काम है, इतना मैं आपको समझा दिया है, बता दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। ये थोड़ा सा टफ है दूसरा, और इसमें थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले तो इसमें यह है कि राइट डाउन द आंसर्स टू फॉलोइंग क्वेश्चंस विद स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। अब देखें, जो स्ट्रक्चरल डायग्राम्स है, अगर तो आप लोगों में से कोई हैंड रिटन बना सकता है, हैंड ड्रा कर सकता है, तो बेस्ट है, कर लें। ठीक है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं स्ट्रक्चर की डायग्राम है, वो आप लोगे कैसे, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 इसके पार्ट्स हैं, और दोनों पार्ट्स में जो है ना वो हमने स्ट्रक्चर डायग्राम देनी है। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो कुछ यूँ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले पार्ट में उन्होंने हमसे ये पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंड इन प्लांट सेल्स हाउसिंग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, हाउसिंग क्लोरोप्लास्ट। एंड राइट डाउन द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन टिश्यू इंगेज इन फोटोसिंथेसिस। अब हमने क्या करना है, हमने रीज़न लिखने हैं कि वाई प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर, टिश्यू की जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वहाँ ये क्यों पाया जाता है, तो इसके लिए हम रीज़न लिखने हैं। साथ में हम जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होगा उसकी डायग्राम लगानी है। ठीक है, एक तो आप गूगल से लगा सकते हो, बेसिक कोई इशू नहीं है, कोई उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा आप जो है वो हैंड रिटन लगा सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो आगे है, वो इससे ईजी है।
इसमें अगर हम देखें सोल्यूशन में पहले बात करें, द रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन टिश्यू एंगेज फोटोसिंथेसिस इज टू प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन द प्लांट्स। अब देखें बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको पावर सेल ऑफ जो पावर क्या कहते हैं, पावर सेल ऑफ द सेल, यानी कि पावर सेल है एक तरह का। इस ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होते हैं कि जितने भी बॉडी के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये एक इसकी रीज़न है। ठीक है, उसके बाद दूसरी रीज़न आप ये देख सकते हो कि वाइल क्लोरोप्लास्ट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस की वजह बनते हैं। ठीक है, पहली वजह ये होते हैं। ठीक है, generating glucose and oxygen from carbon dioxide and water using light energy। तो क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, इसका फंक्शन बेसिकली ये है और कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए और लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। क्यों होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक्स डाउन द ग्लूकोज प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया का एक और वर्क जो है टिश्यूज़ के अंदर और फोटोसिंथेसिस के अंदर वो ये है कि ये क्या करती है, जो ग्लूकोज होता है ना उनको ब्रेक डाउन करती है एटीपी में। एटीपी आपको पता है कि वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो सेल के फंक्शंस होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है एज आ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद दिस एटीपी इज यूटिलाइज फॉर वेरी सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग बायोसिंथेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्रोथ। ठीक है, बायोसिंथेसिस, ग्रोथ और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको यूटिलाइज किया जाता है जो कि सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर आता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये डिटेल मैंने लिखी है, अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद मैंने लिखा है मज़ीद अच्छे से कि जो रीजंस हैं कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इज टिश्यूज़ एंगेज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ जो फोटोसिंथेसिस में एंगेज होते हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने दो तीन वही जो ऊपर वाले हैं ना उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक है, ऊपर छोटे छोटे पॉइंट लिखे थे, पैराग्राफ बनाया था और नीचे मैंने थोड़े से पॉइंट बना के ना प्यारे से यहाँ पे लिखे। आप भी कोशिश किया करो कि में पैराग्राफ ना लिखे करो बल्कि हेडिंग दिया करो, साथ में इस तरह के छोटे पॉइंट बना लिए तो वो ज़्यादा इफेक्ट रखता है और प्यारा भी लगता है और उससे नंबर भी मिल जाते होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला है हमारे पास जो इसका वैलिड रीज़न है कि वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंस इन टिश्यूज़ दूज आर इंगेज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो पहला जो रीज़न है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी या एनर्जी को कन्वर्ट करना वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट्स में सेल्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, सनलाइट को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैप्चर करता है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है दिन के वक्त सूरज की वजह से, तो ये क्या करता है क्लोरोप्लास्ट सूरज की जो शुआएं होती हैं उनको कैप्चर करता है और कन्वर्ट करता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड में और ग्लूकोज में। जो वाटर होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो वो होती है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कर देता है, जो कि एक हाई एनर्जी मालिक्यूल होता है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लीमेंट्स दिस प्रोसेस बाय यूटिलाइजिंग प्रोड्यूसर ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो एज अ सबस्ट्रेट ग्लूकोज प्रोड्यूस करना और उसको यूटिलाइज करना ये इसी एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। ठीक है, ये एक वैलिड रीज़न है जो कि आप इजीली लिख सकते हो विदाउट हेडिंग और हेडिंग, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एटीपी प्रोडक्शन। अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जिसकी वजह से सेल के जो बेसिक ग्रोथ है या बेसिक फंक्शंस है वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये ना प्रोड्यूस करे तो सेल के जो फंक्शंस है, जो भी प्रोसेसेस है वो भी ना हो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर ग्लूकोज ड्राइव फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एटीपी। जहाँ पे होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है ना उसको क्या किया जाता है, उसको ब्रोक करके एटीपी प्रोड्यूस की जाती है। जब एटीपी प्रोड्यूस की जाती है तो इस एटीपी को एज अ एनर्जी करेंसी, प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, जिसमें आपकी ग्रोथ आ जाती है, मेंटेनेंस आ जाती है और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। प्लांट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, ग्रोथ होगी, मेंटेनेंस होगी, वो आपकी एटीपी सर्व कर रही होती है। और एटीपी एवं नहीं बनती बल्कि वो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है, उससे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है, ब्रोकन उसको किया जाता है एटीपी में, और एटीपी जो होता है वो फिर आगे का प्रोसेस संभालता है। ठीक है, तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास बैलेंसिंग एनर्जी डिमांड्स। ठीक है, अब
जब प्लांट बड़ा होना है उसको एनर्जी की रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि वो अपने सेलुलर प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सके। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है, सप्लाई करता है एटीपी को, ठीक है, ताकि एनर्जी की जितनी भी डिमांड है सेल के अंदर वो क्या हो, वो कंसिस्टेंट रहे और सेल जो है वो प्लांट जो है ना वो अच्छे से बढ़ता जाए, ठीक है। एंड दिस पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पीरियड्स व्हेन फोटोसिंथेसिस में बी लिमिटेड सच एज ड्यूरिंग द नाइट और अंडर एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब एटीपी का वहाँ पे या एनर्जी का वहाँ पे होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब प्लांट जो है वो चलो सूरज की रोशनी में तो चलो अच्छा है, वो सही जा रहा है, लेकिन जब नाइट होगी या जब सर्दियां आ जाती हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, लिमिटेड होती है, तब क्या होगा, तो तब यहाँ पे ये पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एटीपी तब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शंस एंड एनर्जी बैलेंस ड्यूरिंग सच पीरियड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इस तरह के जितने भी पीरियड्स आते हैं उनमें क्या करता है, एनर्जी की बैलेंस करने की कोशिश करता है, एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करता है, कम नहीं होने देता, ताकि जितने भी प्लांट्स के प्रोसेसेस हैं, जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस और फंक्शंस हैं, उनको कंटिन्यू किया जाए। अभी देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब बस आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आपने मेन चीज़ है आपने क्लोरोप्लास्ट का देना है थोड़ा सा, कि क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया का जो तल्लक है वो क्यों है, ठीक है, कैन बी फाउंड इन होजिंग क्लोरोप्लास्ट, तो क्यों पाया जाता है, थोड़ा सा इसको आपने तल्लक देना है और फिर आपने रीज़न लिखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीज़न आप जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हो, इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या इस तरह जैसे मैंने हेडिंग्स की शक्ल में लिखा इस तरह से भी लिख सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। बट अगर कॉपी करोगे, आप पर डिपेंड करता है, कॉपी करोगे 0 मार्क्स है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर कॉपी करोगे 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, चाहे मेरा करो चाहे किसी और स्टूडेंट करो, जब तक आप उसमें अपनी जो जितनी भी आपकी क्रेडिबिलिटी है आपकी वो नहीं लगाते, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, और ये 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने हमसे बहुत ही सिंपल पूछा है, ठीक है। इसमें हमें उन्होंने ये पूछा है, ये भी पीछे से रिलेटेड ही है, कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो कि स्ट्रक्चरली ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, ये फंक्शनली कैसे एक दूसरे से सिमिलर है या डिफरेंस है, वो हमने सब कुछ लिखना है कि ये सिमिलरली कैसे हैं और डिफरेंस कैसे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल वे में आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। सबसे पहले ये है हमारे पास कि जो इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर सिमिलर है वो क्यों है और कैसे है, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये कुछ एस्पेक्ट्स के से मैंने लिखा है, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा होगा, जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, प्रोटीन क्या है और सिंथेसिस के मशीनरी क्या होती है, ठीक है। अभी बात को गौर से सुनना है आपने, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं जस्ट, किस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन ही होता है। अब ये उसकी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, आपने क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर की इमेज भी लगानी है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे लगानी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये आपने बताना है। तो इट कंटेन्स ऑन जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड इट आल्सो कंटेन्स ऑन जेनेटिक मटेरियल डीएनए, दोनों के पास डीएनए होता है, ठीक है, अपना डीएनए होता है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, यानी कि प्रोटीन तैयारी करने वाली जो मशीनरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं, एज इट्स ऑन राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अभी देखें यहाँ पे मेरी बात सुने, मैंने जस्ट 3 इसके सिमिलर लिखे हैं जो कि इसके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ बनती हैं, ठीक है। आपने भी कोशिश करना है, अगर आप यानी कि टेबल बना रहे हो, ठीक है, ये वाला जो डब्बा है आप इसको बीच में से डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से, और सिर्फ इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे ये है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि जब भी आपसे, चाहे पेपर हो चाहे जो भी हो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 2 चीज़ों में डिफरेंस करो या उनकी सिमिलरिटीज़ बताओ, तो कोशिश करो टेबल होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो इट्स बेटर, ठीक है, इट्स बेटर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास फंक्शनल सिमिलरिटीज़। अब दोनों के फंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होती है वो किस तरह से होती है, इट इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसिंग एटीपी। आप हमने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर की रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या करता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करता है एटीपी में, एंड इट प्रोड्यूसिंग एटीपी। सो माइटोकॉन्ड्रिया सो इंपॉर्टेंट इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी है, इट
इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। अब ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तो ग्लूकोज होता है जिसको एटीपी आगे जाके कन्वर्ट करता है, ठीक है, एटीपी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच मालिक्यूल्स। अब देखें एनर्जी रिच मालिक्यूल्स की जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रही होती है और क्लोरोप्लास्ट में भी हो रही है। हाउ पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच मालिक्यूल्स, ठीक है। जो एनर्जी रिच मालिक्यूल्स होती हैं उनकी पार्टिसिपेट्स होता है, यानी कि उनकी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उनकी बनाने में आप कह सकते हो। ये भी क्या करता है, उन मालिक्यूल्स को बनाने में उनके साथ जुड़ता है, उनकी तैयारी करने में उनकी हेल्प करता है, ठीक है। दोनों के आपने देखे फंक्शनल सिमिलरिटीज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, यही मोटे मोटे इनके फंक्शंस हैं। अगर आप बारीकी में चले जाएं तो वो देख लेना आप। यहाँ पे मैंने जस्ट दो तो लिखे थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अब आए ना क्वेश्चन, उन्होंने सिर्फ हमने 5 मार्क्स का पूछा और हमने 4 से 5 चीज़ें बतानी है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिखा है। आप भी 3-3 लाइन्स लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं, 3-3 लाइन लिख ले, 3 डिफरेंस लिख लें, 3 सिमिलर लिख लें, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखें, हमने ऊपर इनकी सिमिलरिटीज़ देखी हैं, अब हम इनके डिफरेंसेस देखें तो हमारे पास पहला क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, हाईली फोल्डेड होती है, जिसको हम क्रिस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है जिसको क्रिस्टी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी तरह अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्टैक्ड थाइलाकोइड डिस्कस। स्टैक्ड थाइलाकोइड डिस्कस होती है उसमें, लाइक आप कह सकते हो कि इस तरह से ऊपर नीचे स्टैक हुई होती है, जुड़ी हुई होती हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। और ये आपको जब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नो क्लोरोफिल होता है, डज नॉट कैप्चर लाइट एनर्जी। बेसिकली क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्या होता है काम कर भला, कंटेन्स क्लोरोफिल कैप्चर लाइट एनर्जी, ठीक है। मतलब कि इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अंदर वो कोई लाइट कैप्चर नहीं करते सूरज से, ना कोई इनका सूरज के साथ तल्लक होता है, ना कोई फोटोसिंथेसिस के साथ। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या है, इसमें कोई नहीं होते पिगमेंट क्लोरोफिल के, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो होता है ये नाम से ही जाहिर करता है क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है और कलर्स भी देता है, जो कि ठीक है। उसके अलावा ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, लाइट का एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है एडिशनल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर होता है कंटेन्स स्ट्रोमा फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस, ठीक है। अब सारे रिएक्शंस तो लाइट पे डिपेंड नहीं ना कर रहे होते, अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइक वो लाइट पे डिपेंड नहीं करते, तो उनके लिए इसके पास क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, जो कि ये रखता है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। और ये क्लोरोप्लास्ट की एक डिफरेंस है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया से। उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शनल डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहला है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रही होती है तो उसके मुताबिक एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, वो एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है जब फोटोसिंथेसिस होती है, और उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके वो कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के अंदर अगेन, ठीक है। उसके अलावा रूल इन मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का रूल होता है उसको अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू जेनेटिक एटीपी। देखिए जो मेटाबॉलिज्म का बेसिक, मेटाबॉलिज्म जहाँ पे भी आता है वहाँ पे इसका सिंपल मतलब ये होता है कि तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, आप ये कह सकते हो तोड़ना, वो भी एनर्जी वाली चीज़ों को। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो ग्लूकोज होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी जनरेट की जाती है, ठीक है। एटीपी को जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए भेजा जाता है। उसके लिए जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या होता है कि यूजेस लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट CO2 एंड H2O इनटू ग्लूकोज। ये क्या करता है, लाइट एनर्जी यूज़ करता है, लाइट एनर्जी यानी कि सूरज को यूज़ करता है और कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन, सॉरी जो वाटर है उसको, किस में, ग्लूकोज में। बेसिकली मैं आपको अगेन बता देता हूँ यार, आप मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। लाइट एनर्जी को यूज़ करता है यानी कि सूरज को यूज़ करता हुआ क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सूरज वाली होती है और वाटर को, किस में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और इसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपी के जरिए, यानी कि ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा मैच करते हैं। अभी देखें यहाँ पे मैं क्या किया है कि 2-3 इनकी लगाई हैं पिक्चर्स, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। पहले आपका इस क्वेश्चन का पूरा आपको ओवरव्यू देता हूँ। अब अगेन ये देखें हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना जनाब, ये है 5 मार्क्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलरिटीज़
और फिर उनका डिफरेंस, ये दो चीज़ें आपने लिखनी, यानी कि स्ट्रक्चरली वो कैसे सिमिलर है, कैसे डिफरेंट है, और फंक्शनली वो कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक है, अभी पिक्चर्स ऐड करनी, और ये उन्होंने बताया है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें बताया है कि राइट डाउन द आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस विद स्ट्रक्चरल डायाग्राम्स। स्ट्रक्चरल डायाग्राम्स आप कंप्यूटर पे नहीं बना सकते, ठीक है। उसका एक वजह ये है कि कंप्यूटर पे आपके पास इतनी टेक नहीं है कि आप इसकी स्ट्रक्चरल डायाग्राम्स भी खुद से बनाओ। तो कोशिश करो, या तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, या आप जो है वो सिंपल क्या कर सकते हो भला, यहाँ पे आओ, ठीक है। देखिए अब आप बात सुने, अब आप पिक्चर्स कैसे लोगे, ठीक है। आपको मैंने बताया है पिक्चर्स का लाजमी है पिक्चर। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप खुद ड्रा कर लो तो टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर नहीं ड्रा करना चाहते तो ना करें, गूगल पर आएँ और यहाँ पे आप आकर सर्च करो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, या अलग अलग आप सर्च कर सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो अलग अलग सर्च कर लेना माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, और फिर स्ट्रक्चर कर लेना क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स है, ठीक है। अगर आप यहीं से लगाना चाहते हो तो कोशिश करो जो हाई क्वालिटी की है वो डाउनलोड कर लो, उसको लगा लो, ठीक है। यहाँ पे हाई क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी कम ही, ठीक है, इतनी हाई क्वालिटी की भी नहीं होती। और अगर आप थोड़ी सी देखें, थोड़ा सा खुद अपना कोशिश कर लें तो अच्छी बन जाएगी, और इजीली हो भी जाता है, ठीक है, हो भी जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक बड़ी मज़े की पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये वहाँ पे बिल्कुल छोटी सी होगी और सही क्लियर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से भी नहीं नज़र आ रही सही क्लियर, ठीक है। तो इसको भी आप जो है ना वो एक्सप्लेन, इस तरह का आप स्ट्रक्चर दोनों को बना सकते हो खुद। अगर आप हैंड रिटन बना लोगे तो उसका अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, देखें। ये जो असाइनमेंट है आई थिंक वर्ड की फ़ाइल में सबमिट करनी है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस असाइनमेंट विल बी इन वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट एंड नॉट बी एक्सेप्टेड इन अदर फॉर्मेट। कोई भी फार्मेट और होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्ट फाइल होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पर बात सुने, अगर आपने जब इनकी बना लेनी है स्ट्रक्चर्स, तो एक कोशिश करें जो इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वाला कोई स्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ पे डाल लेना पहले ऑप्शन में, और दूसरे में आप इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो डाल देना, ये जो फंक्शनल कोई शो कर रही होगी वो। और आप इंसर्ट कैसे करते हो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंसर्ट, आप MS वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हो तो ये होम के साथ ऊपर टॉप पे देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंसर्ट वाला जो टैब है ऊपर टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर्स का ऑप्शन होता है, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो वो बोलता है कि जनाब पिक्चर सेलेक्ट करो। सेम ऐसा ही आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो भी पिक्चर्स होंगी उनको आप वहाँ पे जो है ना वो अपलोड कर दो, ठीक है। जो पिक्चर्स होंगी, जैसे मैं ये ऑलरेडी अपलोड की थी, ठीक है, ऐसे भी अपलोड कर सकते हो, या आप वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हो, समझ आई। तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है लाजमी, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो मेन है वो ये है कि इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अगर आप सेम कॉपी करोगे, ठीक है, तो मार्क्स 0 हैं। क्यों, वजह क्या है कि देखो, अगर 50 लोग भी वीडियो देखें तो आप हिसाब लगाओ उनमें से 5 लोग भी कॉपी करते हैं। कॉपी तो होगी, असाइनमेंट्स आपने सेम कॉपी कर ली, हेडिंग भी सेम लिख ली, सारा कुछ। आप सोचते हो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, फिर आके लोग पता है क्या कहते हैं कि हमें तो मार्क्स पूरे नहीं मिले। और जनाब आपको समझाया तो है, सारा तो समझा चुके हैं ना आपको। अब आप सेम लोग कॉपी करोगे। आप यहाँ पे ये आइडिया सोल्यूशन आपको दिया है ना यार, सारा कुछ समझाया है, आइडिया सोल्यूशन दिया है आपको, आपने करना तो खुद है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसके लिंक आपको बायो कह रहा हूँ, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। उसके अलावा अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये ज़्यादती कर रहे हो, चैनल लास्ट में सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह 11 के भी इंशाल्लाह आपकी दुआ से जल्द हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।